इतने बरसों की रियाजत से जो कायम हो सका, आपसे खतरा बहुत है मेरे इस ईमान को। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जब देश में सत्ता की लड़ाई ईमान के सवाल पर आ जाए दोस्तों, तो यह मान लेना चाहिए कि यह लड़ाई गेम चेंजर यानी बाजी पलटने वाली हो सकती है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, गेम चेंजर। 2024 का चुनाव ऐसा ही गेम चेंजर होता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता के सामने अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि वो बेईमानी के तरीकों को चुने या ईमान के संघर्ष को चुने, और किसका साथ दे। बीजेपी को उम्मीद नहीं रही होगी कि चुनावी चंदे के लिए जो चाल उसने बड़े शातिराना तरीके से आगे बढ़ाई थी, उसे इस तरह चुनावों के पहले सुप्रीम आदेश के साथ रोक दिया जाएगा। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, सुप्रीम आदेश। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर जो फैसला सुनाया, वो आने वाले चुनावों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इसका तसव्वुर भी बीजेपी ने नहीं किया होगा, क्योंकि तब तक उस पर 22 जनवरी को अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन की खुमारी थी। बीजेपी का एजेंडा सेट था कि 2019 का चुनाव राष्ट्रवाद के नाम पर पार लग गया, तो इस बार का चुनाव राम के नाम पर पार हो जाएगा। लेकिन चंदे की चालाकी बीजेपी के लिए ऐसा फंदा साबित हुई जिससे निकल पाना अब आसान नहीं लग रहा है। बीजेपी फंस चुकी है और कांग्रेस ने देश के लोगों को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने इस बार हाथ बदलेगा हालात का नया नारा बुलंद किया है। जी हां, हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस के हाथ के साथ इंडिया गठबंधन का साथ भी जुड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के सभी दल लोकतंत्र की मजबूती की बात कर रहे हैं और बीजेपी के नेता खुद को मोदी का परिवार बताने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र के साथ यह सीधी सीधी बेईमानी है, क्योंकि बीजेपी की यह कोशिश लोकतंत्र की व्यापकता के सामने एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने का संकुचित विचार है। लोकतंत्र में देश के सभी लोगों को बराबरी और सम्मान से एक साथ लेकर चलने का विचार होता है, और यही भारत की खासियत भी है। लेकिन बीजेपी तो केवल एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सब कुछ रखना चाह रही है। तो अब जनता को यह भी तय करना है कि वो लोकतंत्र के ईमान को चुने या व्यक्ति पूजा के स्वार्थ को चुने। ईमान तरीकों और बेईमान हथकंडों के बीच जनता जिसका साथ देगी, उससे तय होगा कि अब देश का भविष्य कैसा होगा। फिलहाल चुनावों की घोषणा हो चुकी है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वोटिंग की तारीखों का ऐलान किया, और इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। यानी अब पीएम मोदी केयर टेकर की भूमिका में आ चुके हैं। जी हां, पीएम मोदी केयर टेकर की भूमिका में आ चुके हैं, और देश की असली कमान अब चुनाव आयोग के हाथों में है। लेकिन चुनाव आयोग की पीठ पर किसी का हाथ तो नहीं है। क्या बिना किसी दबाव के आने वाले चुनाव निष्पक्षता के साथ हो पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में विपक्ष को सहारा मिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों, जो चुनावों की घोषणा के साथ ही उठकर खड़े हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव देश में नया भविष्य और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। क्या इन चुनावों से सियासत की बाजी पलटने वाली है? लोकतंत्र के ईमान से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा हम करेंगे आज। लेकिन शुरुआत करते हैं चुनाव के शेड्यूल से, जिसमें कई जरूरी सवाल उठ खड़े हुए हैं। आइए जरा देखते हैं। देश में इस बार किसकी सरकार? इस सवाल का जवाब आने में महज 2.5 महीनों का वक्त रह गया है। शनिवार को चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनावों की घोषणा कर दी। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को अलग अलग चरणों में वोटिंग होगी, और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी किया, और अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की घोषणा भी हो गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव कब होंगे, ये सवाल अब भी बना हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कहना है कि लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं है। मुमकिन है लोकसभा चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में आखिरकार विधानसभा चुनाव हो पाएं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है कि जब एक राज्य में चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों की कमी का बहाना दिया जा रहा है, तो फिर एक देश एक चुनाव जैसी मुहिम छेड़ने की बेईमानी मोदी सरकार ने क्यों की?
क्या सरकार जानती नहीं थी कि ऐसी योजनाओं का कोई भविष्य नहीं है? फिर भी एक पूर्व राष्ट्रपति को इस काम में लगा दिया गया कि वो एक देश एक चुनाव की संभावनाओं की पड़ताल करे। चुनाव आयोग के सामने ईवीएम का सवाल भी फिर से पेश हुआ, लेकिन आयोग ने फिर से ईवीएम को क्लीन चिट दे दी, बल्कि सवाल उठाने वाले विपक्ष पर ही शायराना अंदाज में तंज कसा। हालांकि ये शायरी कम और शातिराना चाल ज्यादा नजर आई। तो शनिवार को चुनाव की घोषणा करने के बाद जब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पत्रकारों ने सवाल किए, तो उनमें एक सवाल ईवीएम पर उठ रहे संदेह का भी था। दोस्तों, देश में ईवीएम के खिलाफ कई बड़े वकील और विपक्ष के नेता आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे, यह साफ हो गया है। क्योंकि ईवीएम के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने सत्तारूढ़ दल की जुबान में जवाब दिया और कहा कि मैंने कल रात ही इस बारे में सोच लिया था कि यह सवाल मेरे सामने आएगा। और फिर उन्होंने एक शायरी सुनाई। आइए जरा उस शायरी को सुन लेते हैं राजीव कुमार की जुबानी। तो मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते। तो विपक्ष को जवाब देने के लिए शायरी करने से बेहतर यह होता कि चुनाव आयोग विपक्ष के संदेहों को दूर करने के लिए उनसे मिलता। राहुल गांधी ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन विपक्ष को ईवीएम के मुद्दे पर मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहा है। सुनिए जरा राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे। अच्छा, आपने ईवीएम की बात की, बिल्कुल सच है। क्या 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 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ईवीएम ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा एक इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर गया, चुनाव से कुछ ही दिन पहले रिजाइन कर दिया। कोई ना कोई कारण तो होगा। तो चुनावों में ईमानदारी का वजन और बढ़ जाता अगर चुनाव आयोग ईवीएम पर रटे रटाए जवाब की जगह कोई बेहतर दलील पेश करता। लेकिन अब फिर चुनावों में बेईमानी के बादल दिखने लगे हैं। दोस्तों, वैसे इन चुनावों में आयोग यानी चुनाव आयोग ने एक नसीहत दी है कि सोशल मीडिया पर झूठ और अफवाह मत फैलाएं। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर आयोग ने यह नसीहत किस दल के लोगों के लिए दी है, यह सोचने वाली बात है। वैसे चुनाव आयोग की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा जो है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक साथ दो चुनाव आयुक्तों को जिस तरह सरकार ने नियुक्त किया है उस पर भी बात सुप्रीम कोर्ट तक अब जा पहुंची है। चुनाव आयोग में जिस तरह सुखवीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार का चयन चुनाव आयुक्तों के पद के लिए हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं। चयन समिति में शामिल नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस पर असहमति दर्शा चुके हैं। इसके अलावा एडीआर ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि इस समिति में सीजेआई नहीं है। 15 मार्च को इस याचिका पर हुई सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सरकार से कहा, जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई? सरकार को इसका जवाब 21 मार्च को देना होगा जब अगली सुनवाई होगी। चुनाव आयुक्तों के अलावा चुनावी बॉन्ड पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया। एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड किसने खरीदे और किन राजनीतिक दलों ने उन्हें भुनाया इसकी जानकारी तो दे दी, लेकिन उन बॉन्ड्स के नंबर नहीं बताए जिस पर अदालत ने बैंक को चुनावी बॉन्ड के नंबर भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती लोकतांत्रिक देश में बेईमान सियासत करने वालों को बहुत भारी पड़ने वाली है। बीजेपी चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम काले धन और बेईमानी को दूर करने के नाम पर लाई थी। नोटबंदी के वक्त भी बीजेपी ने ऐसे ही दावे किए थे। बाद में पता चला कि ईमान का धन तो बैंकों में वापस आ गया, लेकिन काला धन अब भी बाजार में घूम रहा है। और इसी तरह चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम सामने आने से पता चल रहा है कि कई कंपनी
कंपनियों पर पहले ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, फिर अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने करोड़ों के बॉन्ड्स खरीदे और फिर उन पर छापे की कार्रवाई बंद हो गई। कई कंपनियों ने बॉन्ड्स खरीदे और फिर उन्हें हजारों करोड़ों के सरकारी ठेके मिल गए। इस बेईमानी में सबसे पहले उंगलियां बीजेपी पर उठ रही हैं, क्योंकि सत्ता में वही है और ईडी सीबीआई सब उनके कहने पर ही काम करते हैं। बीजेपी अपने बचाव में अब उटपटांग दलीलें दे रही हैं कि हमें इतने करोड़ मिले तो विपक्ष को इतने करोड़ मिले, हमारे इतने सांसद हैं तो हमें अधिक चंदा मिलेगा ही। लेकिन बीजेपी की ये दलीलें अब जनता के गले से नहीं उतर रही हैं दोस्तों, बल्कि जनता अब राहुल गांधी की बात सुनने लगी है, जो जनता के अधिकार और न्याय की गारंटी दे रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक की इस यात्रा में राहुल गांधी ने 5 न्याय की जो मशाल जलाई, वो अब जनता के हाथ में लोकतंत्र की नई रोशनी बन गई है। कांग्रेस ने इस यात्रा के साथ साथ महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, इन सब के लिए जो गारंटियां जारी की हैं, वो इस बार के चुनावों में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि अब चुनाव में मोदी बनाम राहुल के सवाल के साथ साथ राहुल की गारंटी बनाम मोदी की गारंटी का सवाल भी उठ खड़ा हुआ है और इसमें मोदी राहुल से पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राहुल बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो किस तरह 5 न्याय धरातल पर लाए जाएंगे। यूपीए सरकार के वक्त लोगों ने देखा है कि शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा, इन सब को सरकार ने सच कर दिखाया था। तो अब 5 न्याय को लेकर भी उम्मीद है कि ये भी सच होंगे। वहीं मोदी के पास 10 साल कुछ न कर पाने का रोना है और भविष्य के लिए कोई योजना भी नहीं है। इसीलिए अब चुनावों में उतरने से पहले मोदी को जनता को चिट्ठी लिखकर बताना पड़ रहा है कि 10 साल वो काम क्यों नहीं कर पाए। एक्स पर लिखे एक लंबे चौड़े पोस्ट में मोदी ने लिखा है कि 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश और देशवासी कुशासन से पीड़ित थे। चुनावी बॉन्ड के कारण मोदी इस वक्त खुद गले तक भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गए हैं, लेकिन अब भी वो विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। विपक्ष के पास मुद्दे ना होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा, किसानों की बदहाली, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे विपक्ष ने सरकार के सामने उठाए हैं। मोदी ने पहले 60 महीने अपने लिए मांगे थे, आप याद कीजिए, बदले में उन्हें 120 महीने मिल गए, फिर भी कोई काम उन्होंने नहीं किया और अब वो कह रहे हैं कि पिछला जो बीता 10 साल है वो हमने गड्ढे भरने में लगा दिए, इसीलिए अब 5 साल और चाहिए। न बहानों की कोई कमी है दोस्तों, न इसका अंत दिख रहा है, न बेईमान कोशिशों का अंत दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीद है कि आने वाले चुनाव न्याय के दरवाजे खोलेंगे। एक पोस्ट में, एक्स पर एक उन्होंने पोस्ट लिखा है, उस पोस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा। लोकतंत्र एवं संविधान को तानाशाही से बचाने का शायद ये आखिरी मौका होगा। हम भारत के लोग साथ मिलकर नफरत, लूट, बेरोजगारी, महंगाई व अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे। हाथ बदलेगा हालात। जी हां, एक तरफ हाथ से हालात बदलने के दावे हैं और दूसरी तरफ 400 पार सीटें लाने की कोशिश है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावों में बाजी पलटती है या बेईमानी और ईमान के बीच लड़ाई जारी रहती है। खैर, शायर राजेश रेड्डी ने ठीक ही फरमाया है कि किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।